रमज़ान का नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है और हम सब चाहते हैं कि इस मुबारक महीने में हमारी नमाज तिलावत और दुआएं पहले नंबर पर हों। क्योंकि रमज़ान सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, बल्कि ये महीना है इबादत, सब्र, सुकून और अल्लाह से करीब रहने का। लेकिन सच बात यह है कि रमज़ान शुरू होते ही हम अक्सर किचन, इफ्तार और रोज़ाना की प्लानिंग में इतने उलझ जाते हैं कि इबादत के लिए टाइम कम रह जाता है। रोज़ सोचना होता है कि आज इफ्तार में क्या बने। थकन, गर्मी और जल्दी जल्दी का काम, ये सब रमज़ान को मुश्किल बना देता है। इसीलिए आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं प्री रमज़ान प्रिपरेशन आइडियाज़, जिनकी मदद से आप रोज़ाना के इफ्तार का प्रेशर कम कर सकेंगी, टाइम और एनर्जी सेव होगी और रमज़ान को सुकून और इबादत के साथ गुजार सकेंगी। अगर आप चाहती हैं कि इस रमज़ान इबादत पर फोकस ज़्यादा हो और टेंशन कम हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही महंगाई भी आसमान से बातें करने लगती है। हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। तो यहाँ पर प्याज को स्टोर करने की एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्याज को अच्छी तरह से आपने छील लेना है, वॉश कर लेना है और इस तरह से इसको बारीक स्लाइस में कट करना है। अगर आप नाइफ से ही काम करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, नहीं तो इस तरह के स्लाइसर से इस काम को आप जल्दी से ईजी कर सकते हैं। तो इस तरह से बारीक स्लाइस में इसको कट करने के बाद आप इसको स्टोर कर सकते रख सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, यानी फ्रिज के नीचे वाले खाने में 10 से 15 दिन के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। फिर रमज़ानों में अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उसमें आपने प्याज ऐड करनी हो, तो आप इसे फ़ौरन रेफ्रिजरेटर से निकालें और ऐड करें। और इस प्याज को आप फ्रीज़र में भी स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए। फ्राइड प्याज का इस्तेमाल भी खाने पकाने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इकट्ठी इसी तरह से प्याज को फ्राई करके रख लेती हूँ। बस प्याज को मैंने कटिंग कर ली है और प्याज को मैंने ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब प्याज मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती हुई अपना कलर चेंज करेगी। प्याज को फ्राई करते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको ओवर कुक नहीं करना। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक आपने प्याज को फ्राई करना है। और जैसे ही प्याज का कलर लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए, आपने फ़ौरन एक पेपर टॉवल को किसी ट्रे में बिछा लेना है और प्याज को निकाल कर इसके ऊपर फैला देना है। प्याज फ्राई होने के बाद कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी, तो उसके बाद ये सुपर क्रिस्पी हो जाएगी। तो इस प्याज को आप अपने किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बिरयानी, कोरमा, ये काफ़ी यूज़फुल रहती है। इसको स्टोर करने के लिए मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं इस तरह के ज़िप-लॉक बैग। आप इसमें आसानी से इसको स्टोर कर कर रख सकते हैं अपने किसी भी किचन कैबिनेट में, यानी रूम टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करें। रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ होते ही लेमन्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं दोस्तों, और साथ साथ नापैद भी हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। तो आज बहुत ही यूज़फुल और टाइम सेविंग ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फ्रेश लेमन जूस को स्टोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका। इसके लिए आपने इस तरह से एक स्क्वीज़र ले लेना है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसका जूस निकालेंगे। अगर आप हाथ से निचोड़ सकते हैं तो हाथ से निचोड़ लीजिए, मगर उससे आप ज़्यादा थक जाएंगे। तो आजकल लेमन्स काफ़ी सस्ते हुए में हैं रमज़ानों के कंपैरेटिवली। तो 1.5 किलो लेमन्स मैंने ले ली हैं और इस तरह से मैं इसका जूस निकाल रही हूँ। ज़्यादातर लोग लेमन को फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो ड्राई हो जाते हैं या फिर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि इसका जूस पहले से निकाल कर फ्रीज़ कर लें, ताकि जब ज़रूरत हो तो फ्रेश लेमन को आप फ़ौरन से ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मैंने आइस क्यूब्स ट्रे ले ली हैं इनको स्टोर करने के लिए। तो अब इस फ्रेश लेमन जूस को मैं आइस क्यूब ट्रे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लेमन जूस बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिना किसी केमिकल और प्रिजर्वेटिव के। फिर जिस वक्त आपको दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और अपनी किसी भी चीज़ में आप इसको ऐड करना चाहें तो इसको डीफ्रोस्ट करें और इसको ऐड कर लें। लेमन्स देखें यहाँ पर अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। फिर अब आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और इसको निकाल कर आपने किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। फिर जिस वक्त आपको ज़रूरत हो बस एक क्यूब निकालें और इस्तेमाल करें। चाहे वो पानी में डालकर आपने इसका शरबत बनाना हो या फिर किसी भी कुकिंग में आपने इसको ऐड करना हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और बिल्कुल फ्रेश रहते हैं अच्छे टेस्ट के साथ। अब एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूज़फुल किचन हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताज़ा और हरे भरे मटर को स्टोर करने का बेस्ट तरीका। हम सब जानते हैं कि ताज़ा मटर का मज़ा ही अलग होता है, लेकिन ये जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं अगर इसे प्रॉपर सही तरह से स्टोर ना किया जाए। तो इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे मटर लंबे वक्त के लिए बिल्कुल ताज़ा फ्रेश रहेंगे। इसके लिए आपने मटर को पहले अच्छी तरह से छील लेना है। मटर को छीलने के बाद आप इसे स्टोर करके रखें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में। अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, एक लंबे अरसे तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करें।
यहाँ पर बंद गोभी को भी मैंने स्लाइसर की मदद से कट कर लिया है और कट करने के बाद इस तरह से मैं इसको जिप लॉक बैग में करके नीचे अपने रेफ्रिजरेटर में रखूँगी। 10 से 15 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। हरे धनिए को फ्रेश रखना एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल और ईजी ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जिससे ये दिनों तक अपनी ताज़गी बरकरार रखेगा, बिना सूखे या फिर काला होने के। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि हरे धनिए को अच्छी तरह से तोड़ लेना है। इसमें जो गंदे पत्ते हों उनको आपने निकाल देना है, इस तरह से मोटी डंडियों को। आप चाहें तो सिर्फ पत्तियां रख सकते हैं, लेकिन अगर इसकी डंडियां पतली हैं, सॉफ्ट हैं, तो आप उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं। हरे धनिए को देखिए मैंने अच्छी तरह से तोड़ लिया है, क्योंकि ये मुझे मेरी रेसिपीज़ में भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। हरे धनिए को स्टोर करने का बेस्ट तरीका ये है कि इसको आप धोए बगैर इस तरह से पेपर टॉवल में रखें। पेपर टॉवल में इस तरह से फोल्ड करके हरा धनिया काफ़ी अरसे तक बिल्कुल फ्रेश रहता है और ख़राब नहीं होता। और इस तरह से अगर आप इसको जिप लॉक बैग में कर देते हैं ना, तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे निकालें, यूज़ करें और वापस इसी तरह से फोल्ड कर कर रख दें। पुदीना एक ऐसी हर्ब है जो न सिर्फ खुशबू से भरपूर होता है, बल्कि इसका टेस्ट भी हर डिश में एक अलग ही मज़ा देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पुदीना जल्दी मुरझा जाता है और काला पड़ जाता है। तो आज आपको एक सिंपल और बेस्ट ट्रिक बताऊंगी, जिससे पुदीना लंबे अरसे तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। उसके लिए आपने पुदीने के पत्तों को इस तरह से तोड़ लेना है और तोड़कर जिप लॉक बैग में या फिर इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रखना है, और इसके ऊपर नीचे आपने इस तरह से पेपर टॉवल लगा देनी है, ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल फ्रेश रहे। अब टमाटरों की बात आ जाती है, तो टमाटर तो देखें आसमान से बातें करते हैं, और टमाटर के बगैर कोई डिश भी कंप्लीट नहीं होती। तो इस तरह से मैंने टमाटरों को पहले अच्छी तरह से वॉश ड्राई कर लिया है और सेंटर में से कट करके अब मैंने इसको एक पैन में डाला है। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है दोस्तों, और अब इसमें मैं पानी डालूंगी। तो पानी आपने इतना डालना है कि टमाटर इसमें थोड़े से बस स्टिप हो जाएं। इसको कवर करूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल कर लूंगी। देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसका छिलका मैं इसलिए उतार सकती हूँ, बस इतना ही बॉईल करना है। इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इस तरह से आपने इसका छिलका उतार लेना है और इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका इस तरह से पेस्ट बना लेना है। इसके पेस्ट को स्टोर करने के लिए आप इस तरह से इसको किसी ट्रे में रख सकते हैं, या फिर आइस क्यूब ट्रे भी काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। आप उसमें भी इसके पेस्ट को स्टोर करके इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर जब ये फ्रीज़ हो जाए तो इस तरह से आप नाइफ़ की मदद से इसके छोटे छोटे से क्यूब्स कट कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर इसके इतने बड़े क्यूब काटे हैं कि ये एक वक्त में मैं 2 क्यूब अपनी किसी भी हांडी में डाल दूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। फिर रमज़ानों से पहले आप इस तरह से टमाटरों को स्टोर करके रख सकते हैं एक लंबे अरसे के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें ज़िप-लॉक बैग में, और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ में इसको ऐड कर सकते हैं। टमाटरों के साथ साथ दूसरी सब्जियों के रेट भी आसमान से बातें करने लगते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ शिमला मिर्चें और गाजर ली हैं। अब गाजर को स्टोर करने के लिए आपने ये करना है कि इसको अच्छी तरह से आपने पहले पील कर लेना है। पील करने के बाद आप इसे वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। जब ड्राई हो जाएगी तो इस तरह से देखें छोटे छोटे क्यूब्स में आप इसकी कटिंग करके रखें, या फिर इसको इस तरह से ज्यूलियन स्टाइल में काट लें। तो मुझे अपनी रेसिपीज़ में 2 तरह की कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। चॉप हुई हुई गाजर की मुझे ज़्यादा नीड होती है, तो इसलिए इसकी कटिंग मैंने ज़्यादा की है, और इसके अलावा मैंने इसको ज्यूलियन स्टाइल में भी कट करके रख लिया है। अब इनको भी स्टोर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है इस तरह के ज़िप-लॉक बैग। इसमें ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल फ्रेश रहती हैं और ख़राब नहीं होती। ज़िप-लॉक बैग की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये फ्रीज़र में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, और आप कुछ भी इसमें आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रीज़र में आप इसको रख सकते हैं ताकि ये देर तक फ्रेश रहें और क्रंची रहें। अब यहाँ पर शिमला मिर्च की भी कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शिमला मिर्च को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश ड्राई कर लिया है, और इस तरह से सेंटर में से इसको कट करके जो इसका ये वाइट वाला पार्ट होता है ना, इसको मैं उतार लूँगी। तो अपनी रेसिपीज़ में मुझे 2 तरह की कटिंग की नीड होती है, ज्यूलियन स्टाइल में और क्यूब स्टाइल में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ज्यूलियन कट में कट कर लिया है, और अब मैं इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर रही हूँ, यानी मैं इसको चॉप कर रही हूँ। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग करके इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं इसको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में, ताकि ये ख़राब होने से बचें। जितनी भी ये सब्जियां मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, इनको आप अपने रेफ्रिजरेटर में भी 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जब आपने इनको फ्रीज़र में लाजमी स्टोर करना है। तो अक्सर ये होता है कि हम सब्जियां ले तो आते हैं, लेकिन सब्जियां जो हैं वो सही तरीके से स्टोर ना करने की वजह से फ्रेश नहीं रहती, और कुछ दिनों में है ये मुरझाने लगती हैं, या अपना पानी छोड़ देती हैं, या फिर काली पड़ने लगती हैं। तो इस तरह से आप इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसका खट्टा मीठा टेस्ट हर डिश को ही एक अलग मज़ा देता है, फिर चाहे वो चना चाट हो, दही भल्ले हो, या फिर कोई और चीज़।
लेकिन हर बार इमली को भिगोकर इसका पल्प निकालना और यूज़ करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए मैं आज आपको एक ऐसा परफेक्ट किचन हैक बता रही हूँ जिसे इमली हमेशा बिल्कुल रेडी टू यूज़ रहेगी। तो इमली को भिगो कर रखना है, इसका सारा पल्प निकालना है। पल्प को अच्छी तरह से छानने के बाद इस तरह से किसी आइस क्यूब ट्रे में आपने डाल देना है और इसको फ्रीज़र में रख देना है फ्रीज़ करने के लिए, जिससे इमली हमेशा रेडी टू यूज़ रहेगी। आइस क्यूब ट्रे को 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रख दें। जब क्यूब्स बन जाएं तो इनको निकाल कर किसी भी जिप लॉक बैग या फिर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। इस तरीके से इमली महीनों तक फ्रेश रहेगी। जब भी ज़रूरत हो 1 या 2 क्यूब्स निकाल कर इंस्टेंटली यूज़ करें। कोई भिगोने का झंझट नहीं है और ना किसी और बात की टेंशन। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह की हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। तो हरी मिर्चों को आप इस तरह से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि इनको एयर ना लगे और हरी मिर्चें ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहें। अगर आपको स्पाइसी टेस्ट रिटेन करना है तो इन मिर्चों को कंटेनर में कुछ पेपर टॉवल के साथ भी रख सकते हैं, तो इनका मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता रहेगा। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप किस तरह से हरी मिर्चों को स्टोर करके रख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ हरी मिर्चों को लेके मैंने अच्छी तरह वॉश ड्राई करके इसके डंठल रिमूव कर दिए हैं और अब मैं चॉपर में इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर रही हूँ। चॉपर में चॉप करने के बाद हरी मिर्चों को इस तरह से मैं आइस क्यूब ट्रे में डाल दूंगी और इनके क्यूब्स बना लूँगी। तो इस तरह से इसको फ्रीज़र में रख देंगे। 4 से 6 घंटे में इस तरह से इसके क्यूब्स बन जाएंगे और फिर आप इसको इस तरह से जिप लॉक बैग में स्टोर करके रखें। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे 1 से 2 क्यूब निकालें और इनको निकाल कर आप अपनी किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं। अदरक और लहसुन ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ही हर किचन का एक एसेंशियल हिस्सा हैं। इनका यूज़ हर डिश में ख़ास फ्लेवर और अरोमा डालता है। तो अदरक और लहसुन को बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करने के बाद मैंने चॉपर में डाल दिया है। इसको लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखने के लिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक का भी डालूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। ज़्यादा पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना और बस इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है, ताकि इसका एक परफेक्ट स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और अगर ज़रूरत हो इसमें तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। और इसको मैं एयर टाइट जार में पैक करके रख दूँगी अपने रेफ्रिजरेटर में। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप अदरक लहसुन को पीस कर रखना चाहते हैं तो इस तरह से आइस क्यूब के ट्रे का इस्तेमाल करें और इसको कवर करके इस तरह से इसके आइस क्यूब्स बना लें। जब इसके आइस क्यूब्स बन जाएं तो इस तरह से डीमोल्ड करें और डीमोल्ड करने के बाद अगेन जिपलॉक बैग का यूज़ करके आप इसको इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप इसको स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं। सब्जियों के साथ अगर कुछ मसाले भी पीस कर रख लिए जाएं तो ज़िंदगी आसान होती है। जिसके लिए मैं आपको आज अपना परफेक्ट होममेड गरम मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए 8 टेबल स्पून साबित काली मिर्चें ली हैं, 2 टेबल स्पून बड़ी डाली काली इलायचियों का इस्तेमाल किया है, 4 टेबल स्पून है ज़ीरा, 2 टेबल स्पून लौंगे हैं और 5 से 6 पीसेस हैं दालचीनी के। ये खुशबूदार गरम मसाला है और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। इसको आप लोगों ने लाजमी स्टोर करके रखना है। ये बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसको फाइन सा पाउडर बनाकर आप इस तरह से किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं बहुत लंबे अरसे के लिए। जिस वक्त ज़रूरत हो तो बस आपने इसको हाफ़ टी स्पून या क्वार्टर टी स्पून ऐड करना है। तो यहाँ पर देखें, ज़ीरा मुझे काफ़ी रेसिपीज़ में चाहिए होता है, तो ज़ीरे को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है मैंने और इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट करने से ज़ीरे का जो मॉइस्चर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है और ज़ीरा आप काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राई रोस्ट कर लिया है मैंने, एक प्यारी सी इसमें से खुशबू आने लगी है। बस आप गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। इसको आपने निकाल कर किसी प्लेट में रखना है, ताकि ये पैन की हीट से ओवर कुक ना हो। और फिर इसको आपने बिल्कुल मिक्सी जार में डालकर बारीक सा पाउडर बना लेना है। तो धनिए को भी मैंने थोड़ी देर ड्राई रोस्ट कर लिया है और एक प्यारी सी खुशबू इसमें से भी आने लगी है। अब इसको निकाल कर मैं एक प्लेट में रखूँगी, इसको कम्प्लीटली ठंडा करूँगी और इसको भी मिक्सी के जार में डालकर दरदरा सा पीस लूँगी। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना। और इन सब चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें, ताकि लंबे अरसे तक बिल्कुल फ्रेश रहें और इनकी खुशबू भी बरकरार रहे। मसालों को ग्राइंड करने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जार में इनको स्टोर करना ज़रूरी है, ताकि इनका फ्लेवर ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहे। इसको आपने रूम टेम्परेचर पर ड्राई प्लेस पर रखना है, ताकि इसमें सनलाइट और ह्यूमिडिटी से ये मसाले जल्दी ख़राब ना हो। तो आज दोस्तों मैं आपको एक परफेक्ट और रिफ्रेशिंग चटनी की रेसिपी भी बता रही हूँ, जो हर मील के साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इसके लिए 1 गड्डी हरा धनिया लिया है मैंने और 1 गड्डी पुदीना लिया है। 10 से 12 मैंने इसमें लहसुन के जवे डाले हैं, 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और
और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 2 लीमू थे बड़े साइज़ के, उनका रस निचोड़ कर मैंने इसमें ऐड किया है और इसमें 1/4 कप मैं पानी डालूँगी और इसको बिल्कुल आपने थिक सा पेस्ट बनाकर पीस कर रख लेना है। इस पेस्ट को भी आप फ्रीज़ करने के लिए किसी भी आइस क्यूब ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी ना सिर्फ रिफ्रेशिंग और टेंगी होती है दोस्तों, बल्कि ख़ास टेस्ट और अरोमा भी ऐड करती है आपके डिशेज़ में। फिर चाहे वो कोई रायता हो, दही बड़े हों या फिर पकोड़े हों या कोई भी और खाना। तो अब इसको मैंने फ्रीज़ करने के लिए आइस क्यूब ट्रे में डाल दिया है और अब मैं इसको फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी 4 से 6 घंटे के लिए। फिर जब इसके क्यूब्स बन जाएँगे तो उन क्यूब्स को भी निकाल कर मैं एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िप-लॉक बैग में स्टोर करके रख दूँगी। रमज़ानों में चना चाट को बहुत शौक से खाया जाता है और चना चाट को एकदम फ्रेश और टेस्टी वर्जन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चने की ज़रूरत होती है। तो चने यहाँ पर मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रखे थे, जिसमें मैंने 1 टीस्पून मीठा सोडा ऐड किया था। भिगो कर रखना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि चने सॉफ्ट हो जाएं। और अब मैं इनको बॉईल कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको गैस के फ्लेम पे रख दिया है। हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। तो ये भीगे हुए चने हैं दोस्तों, जल्दी बॉयल हो जाएंगे। जब भी आप इसे यूज़ करना चाहें तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे चनों को बॉईल कर कर आप किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर ज़िप-लॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए चने यहाँ पर अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। ये भीगे हुए चने थे तो जल्दी से गल कर तैयार हुए हैं। अब इनको स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं ज़िप-लॉक बैग का यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके छोटे-छोटे से पैक्स बनाने हैं और इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। अब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि स्ट्रॉबेरीज़ को आप किस तरह से लंबे अरसे के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। बल्कि जब भी आपका दिल चाहे किसी स्मूदीज़, डेज़र्ट या स्नैक में आप इसे यूज़ करें तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं, तो अगर आप इन्हें स्टोर कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही मज़ा कराएँगी। तो इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब देखिए इसके ऊपर जो ग्रीन पार्ट होता है ना, इसको मैंने कट कर दिया है, इसकी नीड नहीं है। और स्ट्रॉबेरीज़ को मैं इस तरह से पीसेस में कट कर लूँगी और अब इसको मैंने एक सिंगल लेयर में ट्रे में असेंबल कर दिया था। इसको फ्रीज़र में रख दिया था ट्रे को ऐसे ही। अब देखें ये फ्रीज़ हो गई हैं, तो अब इनको भी स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैं ज़िप-लॉक बैग का यूज़ कर रही हूँ। ज़िप-लॉक बैग में यूज़ करने में स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। आप लोग चाहें तो इनको एयर टाइट कंटेनर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी आई हुई हैं, आप इन्हें इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, मिल्क शेक्स बनाएं या किसी स्मूदी वगैरह में यूज़ करें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी को आप रेफ्रिजरेट किस तरह से कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में भी ये बिल्कुल लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रहेंगी। तो यहाँ पर इसको मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद अब मैं यहाँ पर ग्लास जार का यूज़ कर रही हूँ। इसको स्टोर करने के लिए आपने ग्लास जार का ही यूज़ करना है, जिस मेथड को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जार में सारी स्ट्रॉबेरीज़ को मैं डाल दूँगी और अब इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी। ये वही चीनी है जो नॉर्मली हमारे घर में इस्तेमाल होती है। तो इसमें 4 टेबलस्पून मैंने चीनी के ऐड किए हैं और जब इस चीनी में ये स्ट्रॉबेरी डूबी रहेंगी तो लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रहेंगी। फिर आप इन्हें दही में डालकर या फिर आप इन्हें अपने किसी केक वगैरह पे असेंबल कर कर इंजॉय कर सकते हैं। अब इसकी लिड लगा दूंगी और फिर से मैं इसको इस तरह से हिलाती जाऊंगी, शेक करती जाऊंगी ताकि इसमें जो चीनी ऐड की है ना तो वो मेल्ट हो जाए और स्ट्रॉबेरी इस शीरे में डूबी रहें। फिर आप इसे रेफ्रिजरेट करें 10 से 12 दिन, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं रमज़ानों में। अब देखिए रमज़ानों में शरबतों पे बहुत ज़ोर रहता है, जिसके लिए हमें आइस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए आइस क्यूब्स को मैंने अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लिया है और इनको स्टोर कर रही हूँ मैं ज़िप-लॉक बैग में। तो आप भी इस तरह से आइस क्यूब्स को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जिस वक्त आपका दिल चाहे कोई ठंडा-ठंडा शरबत पीने का, तो आपके पास आइस बैकअप में रखी हो। क्योंकि फ्रीज़र पे ज़्यादा लोड होता है, इसमें फ्रोज़न सब्जियां भी होती हैं, स्नैक्स भी बनाकर रखे होते हैं, तो स्पेस हमें चाहिए होती है। तो इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में जब आप इसे स्टोर करके रखेंगे ना तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हैक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अब यहाँ पर बोन वाली चिकन ली है मैंने और बोनलेस चिकन ली है। इनको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, ड्राई करना है और फिर इस तरह से आप इनको स्टोर करें किसी भी अच्छे साफ़ सुथरे शॉपर में या इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में। और इसको स्टोर करने के बाद आप इस पे लेबल ज़रूर कर दें कि ये किस तरह की पीस की चिकन है। इस तरह लेबल करने से इसको ढूँढने में आसानी रहेगी और आपका फ्रीज़र भी वेल ऑर्गेनाइज़ रहेगा। जो जितने पैक्स की ज़रूरत है, जितनी बोटियों की ज़रूरत है, उतने पीसेस का आप इसका पैक बनाकर स्टोर करके रखें। वॉश हुई भी चिकन या गोश्त होगा तो इसे आप जस्ट फ्रीज़र से निकालें, थोड़ा सा डीप रोस्ट करें और फ़ौरन से कुक कर लें। अब अफ्तारी में रोल समोसे तो बनते ही रहते हैं, लेकिन अगर साथ में कुछ मेन डिशेस का इंतज़ाम भी कर लिया जाए ना तो लाइफ ईजी हो जाती है।
तो यहाँ पर बिरयानी का मसाला लगा रही हूँ, जिसके लिए 750 ग्राम ली है मैंने चिकन। फ्राइड अनियन का मैंने इसमें यूज़ किया है, जो मैंने फ्राई कर कर रखी थी। इसके साथ ही कुछ टमाटर मैंने ऐड किए हैं, लेमन स्लाइसेस ऐड किए हैं, हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, कुछ पुदीने के पत्ते मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब इसमें ऐड कर दूँगी मेरा होममेड बिरयानी मसाला। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। हस्ब ज़रूरत इसमें नमक डालूँगी। इसके अलावा 2 टीस्पून मैं घर का पिसा हुआ खुशबूदार अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1 कप दही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर बिरयानी की परफेक्ट सी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। बस इसको आप स्टोर करके रखें इस तरह से ज़िपलॉक बैग में और फ्रीज़ कर दें। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, थोड़ा सा डीप रोस्ट करें और डीप रोस्ट करने के बाद आप इसे कुक करें तो परफेक्ट बिरयानी आपकी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर कोरमे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आधा किलो चिकन ली है। हस्ब ज़रूरत इसमें मैंने नमक डाला है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून डाली है मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चें। हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है हल्दी। इसके अलावा 1 टीस्पून धनिया का पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है। तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, यहाँ पर आधा कप के बराबर। और 1 कप मैंने इसमें दही डाला है और दही को मैंने फेंटा नहीं है। 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ में कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें तेज़पात के पत्ते, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंगे और कुछ काली मिर्चें हैं। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको भी मिक्स करने के बाद आपने इसको भी स्टोर करके रखना है किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, या फिर आप ज़िपलॉक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, थोड़ा सा डीप रोस्ट करें, ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, अच्छी तरह से भूनना है, तो मज़ेदार सा आपका चिकन कोरमा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें, है ना ईजी हैक। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बहुत मेहनत के साथ मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए तैयार किया है। अब दही बड़े बनाने के लिए इनके पकोड़ों को भी स्टोर करके रखेंगे, जिसके लिए 1 कप बेसन लिया है, जिसमें हस्ब ज़रूरत नमक डाला है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ, ताकि पकोड़े फ्लफ़ी बने। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छा, पानी एक साथ सारा नहीं डालना, इसको मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ आपने अच्छी तरह से तैयार करना है और मिक्स प्रॉपर करना है, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि पकोड़े प्रॉपर फ्राई हों। 1 बाय 1 करके एक बैच मैं इसमें फ्राई होने के लिए डाल दूँगी और आप देखें कितने फ्लफ़ी से ये पकोड़े बनकर तैयार होने वाले हैं। तो जैसे इनकी एक साइड फ्राई होगी तो ये इस तरह से ऑयल की सरफेस पर फ्लोट करने लगेंगे। बस ये निशानी है कि एक साइड से प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद आप इन्हें फ्लिप करें, ताकि दूसरी तरफ से भी प्रॉपर फ्राई हो जाएँ। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 5 से 6 मिनट है। 5 से 6 मिनट में ये ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट होकर तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकालना है, निकाल कर एक प्लेट में रखना है और इनको कम्प्लीटली ठंडा करना है। इनका ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, गरम गरम आपने इनको स्टोर नहीं करना। जब ये प्रॉपर ठंडे हो जाएं तो अगेन इस तरह से ज़िपलॉक बैग में आप इन्हें फिल करें और इसको उठाकर आप अपने रेफ्रिजरेटर में रखें। फिर जिस वक्त आपको ज़रूरत हो आप इन्हें फ्रिज से निकालें। नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म पानी में आपने 1/2 टीस्पून नमक डालकर इन्हें डिप करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आपने इन्हें रायते में ऐड करना है। तो सहरी स्पेशल ये लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो सफ़ेद आटा। ये आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से ईजिली मिल जाएगा। अच्छा, जिनके पास सफ़ेद आटा नहीं है तो आपने आधा किलो मैदा और आधा किलो गंदम का आटा मिक्स कर कर इन पराठों को तैयार करना है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2.5 टेबल स्पून ग्लूकोज़। अच्छा, ग्लूकोज़ ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि पराठों का कलर बेइंतहा खूबसूरत आता है। ग्लूकोज़ नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पर आप 2 टेबल स्पून चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 5 टेबल स्पून मैंने मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया है। घी डालने से पराठे बहुत ही खस्ता और लेयर वाले बनकर तैयार होते हैं। अब पहले सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अभी फ़िलहाल पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, इस रेसिपी में आपने ऑयल का यूज़ नहीं करना, घी ऐड करना है, ताकि पराठे सॉफ्ट और फ्लेकी बने। और अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी एक साथ सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा कर कर पानी ऐड करना है और इसकी थोड़ी सी हार्ड डो बनाकर तैयार करनी है। जो नॉर्मली हम घर में आटा गूंथते हैं रोटी पकाने के लिए, उसके कंपैरेटिवली ये डो थोड़ी सी सख्त गूंदी जाती है। तो पानी कोशिश करें कि आप ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली इन पराठों को हमें स्टोर करना है।
ज़्यादा पानी के एडिशन से ये डो पतली हो सकती है, जिसकी वजह से पराठों को बेलना मुश्किल हो सकता है, हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ देखें, डो को मैंने गूँध लिया है। इस तरह गूँधने से पराठे सॉफ्ट भी रहते हैं और फ्राई होने पर उनकी लेयर्स भी बहुत अच्छी तरह से बनती हैं। अब डो को मैं रेस्ट दूँगी। रेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी दोबारा डाला है। अच्छी तरह से घी को आटे के ऊपर लगा देंगे और इसको आपने रेस्ट देना है तकरीबन आधे घंटे का। आधे घंटे के लिए आपने इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ना है और अब घी लगाकर इस डो को कवर कर कर रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये स्टेप स्किप मत कीजिएगा, इससे पराठे सॉफ्ट और एयरी बनकर तैयार होते हैं। डो का रेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसे दोबारा गूंद लूँगी। इससे डो बिल्कुल स्मूथ और इलास्टिक और सॉफ्ट हो जाती है, जिससे पराठे बेलते वक्त आसानी होती है और लेयर्स अच्छी तरह से क्लियर और फ्लेकी बनती हैं। तो देखें आटा कितना स्मूथ हो चुका है। अब आपने एक पेड़ा इसमें से लेना है। अच्छा, पेड़े का साइज़ आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का पराठा बनाकर तैयार करूँगी, जो ना ही ज़्यादा मोटा होगा और ना ही ज़्यादा पतला। तो 1 किलो आटे में मैं तकरीबन 11 पेड़े बनाकर तैयार कर रही हूँ, जो कि मीडियम साइज़ के हैं। तो इस तरह से देखें, सारे पेड़ों को मैंने रेडी कर लिया है और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये पराठा बनाने के लिए सबसे पहले इसकी एक पतली सी रोटी बेलकर तैयार करेंगे, जिसके लिए आपने किचन काउंटर टॉप को थोड़ा सा ड्राई मैदा डालकर डस्ट कर लेना है और अब इसको हल्के हाथ से बेलना है ताकि रोटी इवनली पतली हो जाए। पहले हाथ की मदद से इसको फ्लैट कर लेंगे और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से आपने इसको बेल लेना है। यहाँ पर रोलिंग पिन को भी आपने घी लगाकर ग्रीस कर लेना है और इसकी जो रोटी आप बेलेंगे ये मोटी नहीं होनी चाहिए। जितनी पतली होगी लेयर्स उतनी अच्छी तरह से इसमें बनेंगी और पराठा फ्राई होने पर ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही लच्छेदार बनकर तैयार होगा। तो एक पतली सी रोटी बेलकर तैयार करनी है कुछ इस तरह से। शेप यहाँ पर अगर ख़राब हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। अब इस पतली सी रोटी पर मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से घी लगा रही हूँ। आप लोग चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर ड्राई मैदा डस्ट कर रही हूँ। इसको मैंने छन्नी में रख लिया है ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए। घी और मैदे का ये मिक्स जो पराठों की लेयर्स हैं इनको बिल्कुल अलग-अलग रखता है, जिससे पराठे फ्राई होने पर खूबसूरत, क्रिस्पी और साथ-साथ लच्छेदार बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, घी ज़्यादा नहीं लगाना, बस इतना कि पूरी रोटी कवर हो जाए। अब यहाँ पर एक पिज़्ज़ा कटर लिया है और पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैंने इसको पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर इन स्ट्रिप्स को रोल कर रही हूँ और एक दूसरे के ऊपर रखती जा रही हूँ। इस तरीके से इसकी जो लेयर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से रैप होती हैं, जिसकी वजह से पराठा फ्राई होने पर खूबसूरत लच्छेदार और क्रिस्पी टेक्सचर देता है। स्ट्रिप्स को रोल करते वक्त आपने हल्का हाथ रखना है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना। यहाँ पर एक पेड़ा रेडी हो चुका है। अब आपको जो इसका ये एक कॉर्नर नज़र आ रहा है, इस कॉर्नर को नीचे वाली साइड पर रखकर प्रेस कर देना है ताकि ये वहाँ पर ईज़िली चिपक जाए। एक पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। इतना ईज़ी है इनको बनाना। इस तरह करने से पराठे बहुत ही लच्छेदार बनकर तैयार होंगे। सारी लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं और अब इन पेड़ों को रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट का। रेस्ट देने से इनको बेलना बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो एक साफ़ कपड़ा लेकर आपने इसको कवर कर कर रखना है ताकि इसको एयर ना लगे और ये पेड़े बिल्कुल सॉफ्ट रहें। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने एक पेड़ा लिया है और इस पेड़े को मैं हल्के हाथ से पहले फ्लैट कर लूँगी। देखें, इस टाइम पर इतना सॉफ्ट होता है कि ये ईज़िली फ्लैट हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, सिर्फ हल्के हाथ से ही प्रेस करना है और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से आपने इसको बेल लेना है। बेलते वक्त भी आपने इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है ताकि इसकी जो लेयर्स हैं ये बिल्कुल सेफ रहें और फ्राई होने पर खूबसूरत फ्लेकी और क्रिस्पी टेक्सचर मिले। अब आपने इसको कितना पतला रखना है ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैंने इसको मीडियम थिकनेस में रखा है, जो ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा। तो देखें, एक पराठा बेल कर मैंने रेडी कर लिया है। अब आता है इनको स्टोर करने का टाइम। तो इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक पेपर लिया है। ये ईज़िली आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगा और अगर ये नहीं है तो यहाँ पर आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। पराठे को स्टोर करने से पहले प्लास्टिक पेपर को थोड़ा-सा घी लगाकर आपने ग्रीस ज़रूर करना है ताकि जब आप इसको फ्रीज़र से निकालें तो ये ईज़िली इसमें से अलग हो जाए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। अब केयरफुली इसके ऊपर पराठा रख देंगे और पराठे को भी हल्का सा ब्रश लगाकर यहाँ पर आपने ग्रीस कर लेना है। पराठे के ऊपर वाली लेयर पे भी मैंने हल्का सा घी का ब्रश कर दिया है और अब इसके भी ऊपर मैं एक प्लास्टिक शीट रखूँगी, जो कि रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पराठे आपस में चिपकते नहीं हैं
और जब भी आपने इनको यूज़ करना हो तो बस सीधा फ्रीज़र से निकालें और आराम से इनको फ्राई करें। सेम इसी तरह से ही आप इनको बटर पेपर में भी स्टोर कर रख सकते हैं। बस बटर पेपर को भी आपने पहले ग्रीस कर लेना है। इसी तरह से मैंने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए थे। कुछ पराठों को मैंने यहाँ पर बचा लिया है ताकि मैं उनको फ्राई कर सकूँ और बाकी के पराठों को मैं स्टोर कर लूँगी। अब स्टोर करने के लिए आप तकरीबन 5 पराठों का सेट बना लें और इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या फिर एयरटाइट कंटेनर में आप ईज़िली स्टोर कर रख सकते हैं। 1 से डेढ़ महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। यहाँ पर मैंने एक ज़िप-लॉक बैग लिया है, ये भी आपको किसी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगा। बस पराठों को इसके ऊपर रखें, अच्छी तरह से इसकी एयर निकालें। इसमें एयर नहीं होनी चाहिए वरना पराठे यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। ज़िप-लॉक बैग को अच्छी तरह से आपने क्लोज़ करना है। ये पराठे फ्रीज़र में स्टोर हो रहे हैं, आप इन्हें आराम से 1 से डेढ़ महीने के लिए स्टोर कर रख सकती हैं। सहरी के टाइम सीधा फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई करें, अब बिल्कुल फ्रेश जैसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो होममेड फ्रेस्को का दही बड़ा मसाला बनाने के लिए दोस्तों एक ऑथेंटिक और फ्लेवरफुल टच देने के लिए ख़ास स्टेप करूँगी, जिसके लिए ले रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसकी मेजरमेंट के लिए मैंने मेजरिंग टेबल स्पून लिया है। आप लोग चाहें तो घर में इस तरह का जो रेगुलर टेबल स्पून होता है उसकी हेल्प से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून भरकर मैंने लिया है इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। इस स्टेप से हम अपने मसाले के अंदर एक अरोमा और टेस्ट इन्हेंस करेंगे जो आपके दही बड़े को एक यूनिक फ्लेवर देगा। 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें साबित सफ़ेद धनिया शामिल करूँगी। अच्छा, धनिया को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है क्योंकि कभी ऐसा तिनका या कोई कचरा वगैरह इसमें होता है तो वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं साबित गोल लाल मिर्चें जो कि हर किचन में मौजूद होती हैं। ये मैंने तकरीबन 25 इस्तेमाल की हैं। क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये टेस्ट में काफ़ी तीखी होती हैं, जिससे बनेगा चटपटा फ्लेवरफुल चाट मसाला। सबसे पहले साबित धनिया, ज़ीरा और साबित लाल मिर्चों को ड्राई रोस्ट करूँगी। ये प्रोसेस हमारे मसाले को एक रिच फ्लेवर देने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोस्टिंग से मसाले का नेचुरल ऑयल निकलकर उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। ड्राई रोस्ट करने से मसाले की लाइफ बढ़ जाती है और आप इसे एक लंबे अरसे के लिए ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। इसमें कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि इसको रोस्ट करने से मसालों में मौजूद जो भी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ड्राई रोस्ट करना है। थोड़ा सा पेशेंस मांगता है ये स्टेप, मगर इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। बस देखें एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इस मसाले को फ़ौरन से एक प्लेट में निकाल लेना है ताकि पैन की हीट से ये ओवर कुक ना हो। मसाले जलने नहीं चाहिए, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है ताकि मसाले का फ्लेवर ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। देखिए जब मसाले कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे तो इसको पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने एक मिक्सी जार। मगर एक चीज़ का आपने यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि मसालों को गरम गरम नहीं पीसना, पहले से कम्प्लीटली ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, फिर उसके बाद इसको ग्राइंड करना है। रोस्टिंग से मसालों का फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है दोस्तों, और जब हम इसे फाइनली पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे तो मसाले में कन्वर्ट करेंगे तो आपके दही बड़े में एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसको मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रफ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसको बारीक पीसना ज़रूरी है ताकि आपके दही बड़े के हर बाइट में आपको एक स्मूथ बैलेंस टेस्ट मिले। यहाँ पर इसको एक प्याली में निकाल लेते हैं। अब एक और अगला काम कर लेते हैं जिसके लिए अगेन एक फ्राई पैन लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें शामिल की हैं। इसके साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 4 अदद लौंगे। इनको भी ड्राई रोस्ट करेंगे और गैस का फ्लेम लो पे ऑन करेंगे। अच्छा, इनका जो कुकिंग टाइम है वो अलग है, इसलिए मैंने इसको साबित धनिया और ज़ीरे के साथ ड्राई रोस्ट नहीं किया। ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपके मसाले में एक परफेक्ट किक और डेप्थ ऐड करेंगी जो कि दही बड़े मसाले को एक रिच एरोमेटिक फ्लेवर देगा। दोनों चीज़ें ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन शामिल की है। अच्छा, अजवाइन जो दूसरे मसाले होते हैं उसके कंपैरेटिवली बहुत जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाती है, तो इसको आपने ओवर कुक नहीं करना वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा जिसकी वजह से दही बड़े मसाले का भी फ्लेवर ख़राब होगा। तो इसको भी ठंडा करेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी जार में इसको ऐड करेंगे। अब कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ, तो सबसे पहले इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून टाटरी का, जो कि सिट्रिक एसिड भी कहलाता है। 1 टीस्पून इसमें मैंने आमचूर का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं काला नमक शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें जो रेगुलर नमक हमारे घरों में यूज़ होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको चटपटा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है तो ऐड करें, फ्लेवर अच्छा आएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों को भी बारीक ग्राइंड करके इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे और इसको शामिल कर देंगे ऑलरेडी ग्राइंडेड स्पाइसेस में। इन सब मसालों को अच्छी तरह कंबाइन करने के लिए आपने एक साफ बाउल लेना है और इस बाउल को आपने अच्छी तरह से क्लीन और ड्राई भी कर लेना है। मिक्स करते वक्त आप आहिस्ता आहिस्ता सब मसालों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करें ताकि एक अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाए। ये मसाला आपके दही बड़े को एक परफेक्ट बैलेंस और स्पाइसी टेस्ट देगा दोस्तों। आप अपने पर्सनल टेस्ट के मुताबिक मसाले को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा सुपर टेस्टी होममेड फ्रेस्को का दही बड़ा मसाला। तो ये सुपर टेस्टी होममेड टोमेटो केचप बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 2.5 किलो टमाटर, जो कि हमारी रेसिपी का असली बेस बनेंगे। इनका टेस्ट फ्रेशनेस ही हमारी रेसिपी का सीक्रेट है। टमाटरों को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। छोटे या बड़े साइज़ के हों कोई इशू नहीं है, लेकिन टमाटर लाल होना चाहिए ताकि केचप का कलर अच्छा आए। अब इनको मैं 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लूँगी। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आपने रिमूव कर देना है, इसकी नीड नहीं है। अब इसको कट करके आप चाहें तो 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इसके ज़्यादा पार्ट्स भी आप कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सारे टमाटरों की कटिंग करके इसको मैंने एक पैन में रख दिया है और गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे, मगर उससे पहले कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसको छोटे पीस में कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं लहसुन। तो बड़े साइज़ का लहसुन है और ये तकरीबन 10 दाने मैंने इसमें ऐड किए हैं। छोटे लहसुन का अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 से 20 दाने आपने ऐड करने हैं। 6 से 7 लौंगे मैंने इसमें ऐड की हैं, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। और 1 इंच का बड़ा दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है। बड़े साइज़ का टुकड़ा ही ऐड करना है क्योंकि बाद में हम इसे रिमूव कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस जी, अब कुछ नहीं करना, कोई पानी नहीं है आपने इसमें ऐड करना। टमाटर अपना ही पानी रिलीज़ करेंगे और उसी में ही सॉफ्ट होंगे। तो अब इसे कवर करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। टमाटरों ने देखें अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है, मैंने इसमें एक कतरा भी पानी नहीं डाला था। तो अब बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। लेकिन उससे पहले एक काम करना है कि ये जो दालचीनी का टुकड़ा डाला था ना, इसको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि इसको अगर पीसेंगे तो इसका फ्लेवर इसमें काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो इसका जो जूस था वो रिलीज़ हो चुका है, बस अब इसको आपने रिमूव कर देना है। अब टमाटरों को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो जो हैंड ब्लेंडर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। नहीं है तो जो ब्लेंडिंग जग होता है उसमें भी आप इन्हें ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें ब्लेंड करने से पहले आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, क्योंकि इस वक्त इतने गर्म है कि उसमें अगर आप इसको डालेंगे तो जग डैमेज हो सकता है। अब जैसे जैसे मैंने ब्लेंड कर रही हूँ ये बहुत ही स्मूथ और क्रीमी पेस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। हैंड ब्लेंडर का फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी और इवनली ब्लेंड कर देता है और हमें एक बिल्कुल मार्केट स्टाइल केचप का टेक्सचर मिल जाता है। बस अब इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे ताकि हमारे केचप में कोई भी चंकी पीसेस ना रहें। तो देखें जैसे जैसे मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ इसका कलर और कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त होती जा रही है। अब यहाँ पर देखें इसको कम्प्लीटली ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पर एक बारीक स्ट्रेनर यानी बारीक छन्नी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखें जैसे जैसे मैं इसे छान रही हूँ इससे गुजरने से सिर्फ एक सॉफ्ट रिफाइंड केचप का बेस बचेगा, जो बिल्कुल मार्केट वाले केचप की तरह स्मूथ होगा। आप देखें जैसे जैसे मैं इसे छान रही हूँ जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी, एक्स्ट्रा फाइबर और बीज स्ट्रेनर में ही रहेंगे और नीचे सिर्फ एक क्रीमी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ केचप निकल कर आ जाएगा। अगर ये मिक्सर आपको थोड़ा सा थिक लग रहा हो तो आप किसी स्पून या स्पैचुला से इस तरह से हल्का हल्का सा इसको हिला दें, प्रेस कर दें ताकि सारे एसेंस अच्छी तरह से निकल आए। ये स्टेप थोड़ा सा पेशेंस मांगता है दोस्तों, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो वर्थ इट होंगे। तो देखें बिल्कुल स्मूथ और रिफाइंड केचप बेस तैयार हो चुका है। अब इसे मसाले और सीजनिंग ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए। तो अच्छी तरह से देखें इसी तरह प्रेस करते हुए सारे केचप के पेस्ट को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। और ये जो बच रहा है ना पेस्ट, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो देखें सारे पेस्ट को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और इसमें से जो ये एक्स्ट्रा चंकी चीज़ें निकली हैं अब इन्हें डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमारे किसी काम की नहीं है। अब यहाँ पर इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 200 ml यानी 1 कप के बराबर सफ़ेद सिरका। ये वही सफ़ेद सिरका है जो कि नॉर्मली हमारे घरों में यूज़ होता है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें अच्छे कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो कि तीखी नहीं होती मगर इससे कलर अच्छा आएगा।
फ़िलहाल मैंने 2 टेबल स्पून इसमें नमक भी ऐड किया है, बाद में मैं इसे चखूँगी, ज़रूरत लगेगी तो मज़ीद ऐड करूँगी। और 200 ग्राम यहाँ पर मैंने चीनी इस्तेमाल की है, यानी जो कि 1 कप के बराबर है। बस अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब इस पेस्ट को आपने बहुत अच्छी तरह से पकाना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। अच्छा, इसको पकाने के लिए आपने किसी हैवी बॉटम पैन का यूज़ करना है ताकि ये केचप नीचे से जले नहीं, और लो मीडियम फ्लेम पे अब आपने इसे पकाना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे केचप का पानी ग्रेजुअली इवेपरेट होगा और वो थिक भी होगा। रिच ग्लॉसी टेक्सचर इसे मिलेगा जो एक परफेक्ट केचप में होता है। तो देखें, जैसे जैसे ये मिक्सर पक रहा है आप देखेंगे इसका कलर मज़ीद गहरा हो जाएगा और कंसिस्टेंसी आहिस्ता आहिस्ता से इसकी थिक होने लगेगी। इस केचप को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका नमक चखा था, मुझे थोड़ी सी गुंजाइश लग रही थी नमक की, तो यहाँ पर मज़ीद मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 2 टेबल स्पून पहले ऐड किए थे और 1 टीस्पून अभी ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करिएगा। अच्छा, इस पॉइंट पर दोस्तों इसे टाइम टू टाइम चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बॉटम से चिपके नहीं। अगर फ्लेम ज़्यादा होगी तो केचप जल भी सकता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाला है। तो देखें, प्लेट में जब आप इस तरह निकाल कर प्लेट को थोड़ा सा तिरछा करेंगे ना, तो देखें इसमें से अगर पानी निकल रहा है तो इट मीन्स कि केचप अभी हमारा रेडी नहीं है। तो देखें इसमें से पानी का ड्रॉप आपको आता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि केचप अभी रेडी नहीं है, इसको आपने मज़ीद पकाना है। तो यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अभी ये रेडी नहीं हुआ है तो मैं इसको मज़ीद छोड़ दूँगी। और इसको अच्छा कलर देने के लिए सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप मैंने रेड फूड कलर के डाले हैं। आप चाहें तो रेड फूड कलर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी ज़्यादा नहीं, आपने सिर्फ इसमें 1 या 2 चुटकी ऐड करना है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे और साथ साथ चलाते भी रहेंगे ताकि ये जले नहीं। अब इसको पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से मैंने इसको प्लेट में डाला है और अब इसको चेक करेंगे कि देखें इसमें से वो पानी का ड्रॉप जो आ रहा था उस वक्त, वो इस वक्त तो नहीं आ रहा। तो देखिए अब केचप हमारा परफेक्ट टेक्सचर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। बस अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ करना है और इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो हमारा लाजवाब होममेड टोमेटो केचप अब बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो चुका है और इसका कलर एकदम परफेक्ट डीप रेड आ गया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो देखें दोस्तों, जैसे ही केचप रूम टेम्परेचर पर आएगा इसका कलर और टेक्सचर और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब ये केचप बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, इसको आप इंजॉय करें अपने मनपसंद स्नैक्स के साथ। आगे रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ानों में ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस केचप को मैंने तैयार किया है बिना किसी हार्मफुल केमिकल के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक करें और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम मार्केट स्टाइल। अब इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैं एक ड्राई ग्लास बॉटल का यूज़ कर रही हूँ। किसी भी चीज़ में आप स्टोर करें उसको आपने कम्प्लीटली ड्राई करना है। अब एक फ़नल को यूज़ करते हुए मैंने सारा केचप एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर फ़नल नहीं है तो आप किसी जग वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए जो इसमें मैंने सिरका ऐड किया है, तो उसकी वजह से आप इसे किसी भी किचन कैबिनेट में 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और लंबे टाइम के लिए अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तब आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंस्पायरिंग रही होगी। अगर आज की टिप्स से आपका रमज़ान थोड़ा सा भी आसान और सुकून भरा हो सकता है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी टेंशन फ्री रमज़ान गुजार सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं यहाँ रमज़ान से रिलेटेड इजी रेसिपीज़, प्लानिंग और यूज़फुल टिप्स शेयर करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।